देखो भाई, सैमी ज़ेन तो अपना बंदा पूरी कोशिशों में लग चुका है कि कैसे भी करके वो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को एक साथ लेके आ जाए, क्योंकि मंडे नाइट ड्रॉ के बाद आप ट्विटर पे उनका ट्वीट देख सकते हो, जो हमको आई थिंक ये 2016 की मंडे नाइट ड्रॉ से है, जब डीन एम्ब्रोज मिसिंग चल रहे थे। तो सैमी ज़ेन कह रहे थे मैं आके तुम्हारी जो शील्ड है उसको बनाऊंगा, और आगे ऐसा अपना फेस्ट बम्प ऑफर करते हैं जैसे शील्ड वाले करते थे। लेकिन ऑब्वियसली रोमन और सेथ ने वो तब किया नहीं था, तो तब से सैमी ज़ेन ने उस चीज़ की शुरुआत करी। और उल्टा तो लोग 2014 में भी चले गए, जब एनएक्सटी में सैमी ज़ेन हुआ करते थे, वहां पर ऊसोस थे और उस टाइम पर भी ये साथ में मिलकर डांस कर रहे हैं। तो आज से नहीं, सैमी ज़ेन की जो हिस्ट्री है वो है बहुत पुरानी। और वॉइस ऑफ रेसलिंग का एपिसोड नंबर 549, मतलब 549। और भाई बहुत टाइम से हमने पॉडकास्ट डाले नहीं, तो जो पॉडकास्ट लवर से कह रहे थे भाई पॉडकास्ट आपका कहाँ है, इस पूरे वॉर गेम्स मैच के ऊपर ही पूरा एपिसोड आ चुका है। ना सिर्फ इस वॉर गेम्स के मैच के बारे में, इसके आउटकम के बारे में, रिजल्ट के बारे में, रॉक का इस पे क्या हो सकता है, और इस वॉर गेम्स के बाद ब्लड लाइन की पूरी स्टोरी का भी इन जनरल क्या होने वाला है। तो पूरी 20-25 मिनट की आपको डिस्कशन मिल जाएगी, मतलब रेसलिंग में और ज़्यादा घुस के आपको चीज़ों को देखने का मजा है, तो डेफिनेटली आपके लिए वो जो पॉडकास्ट है वो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पहले ही मिल जाएगा, फिर इस वीडियो के एंड में आप टैब करके भी क्लिक कर सकते हो। और अब मैं यहाँ से जो बोलने वाला हूँ भाई, वो है अगली मंडे नाइट रॉ के लिए स्पॉइलर। देखो यूजुअली मैं तो स्पॉयलर्स अवॉइड ही करता हूँ, ना खुद देखता हूँ ना बताता हूँ, भले मुझे थोड़े थोड़े पता चल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरे शो का मज़ा तब आता है जब वो पूरे शो को फॉर्मेट के वे में देखते हैं, तभी उसको रिव्यू करने का भी असली मज़ा है। और जब मेरे को मज़ा है तब मुझे लगता है आपको भी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन भाई अब पूरे हफ्ते तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो जो स्पॉयलर है वो आपके लिए ये है मंडे नाइट रॉ का, कि वॉर गेम्स के लिए कौन होने वाले हैं पांचवें बंदे, यानी ब्लड लाइन की बैड ब्लड लाइन, गुड ब्लड लाइन भी अभी मुझे बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन भाई क्या करें, जो रोमन रेंज की ब्लड लाइन है उसमें इवेंचुअली फाइनली इंडीड जो पार्ट बनने वाले हैं वो सेथ रॉलिंस हैं। सेथ रॉलिंस मतलब कि इस बार वॉर गेम्स के मैच में एंटर कर रहे हैं। और दूसरी साइड से हो सकता है बहुत सारे लोगों को शॉकिंग लगे, अभी इसके बाद इंटरनेट की जो कम्युनिटी है वो बहुत ही बेकार तरीके से इस पर रिएक्ट भी कर रही है कि ये हुआ क्या है इस ब्लड लाइन की कहानी को, क्योंकि जो दूसरी साइड से बंदा ज्वाइन कर रहा है सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन को, वो है ब्रॉन्सन रीड। अब मुझे समझ में आ गया है कि आपने ऑलरेडी कनेक्शन लगा लिया कि ये क्यों हुआ है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन्सन रीड की अभी ऑनगोइंग फ्यूड चल रही है, तो उसी चीज को उन्होंने यूज कर लिया ब्लड लाइन की स्टोरी में। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। अभी एक चीज तो है कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के सेम मैच में होने की वजह से क्या क्या कहानियां बन सकती है, उसको हमने बहुत डिटेल में पॉडकास्ट में डिस्कस किया, वहां पे जाके आप सुन सकते हो, स्पेशली शील्ड वाले बंदे तो जाके सुन सकते हैं। तो भाई देखो, अब देखो यार, इसको दो तरह, अब मैं भी ना ऐसा बन सकता हूँ भाई, मेरा तो 1.6 मिलियन यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है, चलो ज्ञान की बातें करते हैं, ज़्यादा लॉजिकल बनते हैं ताकि मैं और स्मार्ट लगूँ। तो मेरे हिसाब से तो भाई देखो सिंपल सा है, एज अ फैन ही रेसलिंग को एंजॉय करने का मजा है। हाँ, लॉजिकल चीज़ें भी मैं बहुत ज़्यादा ढूंढता हूँ, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, सारी वीडियोज़ आप देखते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि WWE को इसको 5 वर्सेस 5 बनाना था बेटर। ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोडी रोड्स, और फिर तो यही था कि केविन ओवंस होते या रैंडी ओटन होते, लेकिन WWE शायद वो जो अपने मैचेस के फॉर्मेट है उसको भी बचाने के लिए देखते कि ज़्यादा मैचेस उनको नहीं करने, तो ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस की तो फ्यूड चली रही है, तो फिर चलो इसको वॉर गेम्स के अंदर डाल देते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से जो एक पॉजिटिव चीज़ मुझे नजर आ रही है वो है कि हमको रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस एक साथ टीम में दिखेंगे। अब यहाँ पे फिर बहुत सारे ना, अब अचानक से मैं देख रहा हूँ ब्लड लाइन को लेके लोगों का जो हमेशा गुड ओपिनियन फॉर्म होता था, अब कहीं ना कहीं वो बैड ओपिनियन की तरफ भी जा रहा है, कि भाई उनको वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही जो इस समय ब्लड लाइन में हो रही हैं, कैसे चीज़ें रश्ड हो रही हैं। वो अगेन फिर एक अलग टॉपिक है कि भाई रोमन रेंस की फैमिली में बहुत सारे मैटर रहे, उस वजह से भी वो भी टीवी पर नहीं आ पाए। लेकिन ये ब्लड लाइन के को लेकर ट्रिपल एच के ऊपर बहुत सारे फैंस जो कि पापा एच उनको कहते हैं कि भाई क्या बुकिंग करता है, वो सारे लोग टर्न हो चुके हैं। लेकिन भाई मैं तो इतना ही कहूँगा, ठीक है, लॉजिकल तो यहाँ पे इतना लग नहीं रहा कि सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन्सन रीड है। और सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड के आने का लॉजिक भी ये है कि सेथ रॉलिंस को फर्क नहीं पड़ रहा भाई कि बाकी लोग क्या हैं, उनको ये फर्क पड़ता है कि उनको ब्रॉन्सन रीड मिलेगा जो कि जिसको वो मारना चाहता है, तो उसके लिए उसको वॉर गेम्स मैच अगर करना है तो वो कर लेगा। लेकिन इसकी वजह से सेथ रॉलिंस जो वॉर गेम्स मैच में उतर गए हैं रोमन रेंस के साथ टीम में, वो कुछ बहुत बड़े बम फोड़ सकता है वॉर गेम्स में, तो उसके लिए फिर एक्साइटेड आप लोग हो सकते हो। देखो मैं वैसे बताना नहीं चाह रहा था स्पॉइलर, लेकिन आप खुद ही सोचो भाई, पूरे अभी मेरे को 6-7 दिन और वीडियो बनानी है मंडे नाइट रॉ तक, अगर इस चीज़ को मैं बिल्कुल ही अवॉइड करूँ तो वो समझ नहीं आ रहा था। जब ब्लड लाइन का रियूनियन होता वो तो चलो पता ही है, मैच भी अनाउंस हो गया था तो मैंने बताया नहीं, बट फिर भी अभी मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ। बाकी WWE बहुत सारी बैक स्टेज चीज़ें भी फिल्म करती है जो कि फिर वो उसको दिखाते नहीं है, तो फिर स्टिल हमको बहुत सारी चीज़ें दिख सकती है। इवन अभी तो लोग ये भी डाउट में है कि क्या एक्चुअल में ये मैच होगा भी, क्या सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन्सन रीड है भी, क्योंकि अगर आप लेटेस्ट ट्रिपल एच का पोस्टर देखोगे, मतलब ट्रिपल एच का नहीं, सर्वाइवर सीरीज का जो कि ट्रिपल एच ने पोस्ट किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
क्या कैप्शन डाला है ट्रिपल एच ने, व्हेन अ ब्लड लाइन डिवाइड्स द वॉर गेम्स बिगिन। तो ये तो वो बता रहा है कि भाई 4 ही बंदे हैं, लेकिन ऑब्वियसली अभी इनको ये अनाउंस करना था तो इसीलिए उन्होंने इसको निकाल दिया। बाकी जब मेंबर ऐड होगा तो फिर शायद वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। पोस्टर बहुत सही लग रहा है भाई, वो तो आपको पता ही है डब्ल्यूडब्ल्यू का रिसेंट जो ग्राफिक वाला गेम है वो कितना हाई हो चुका है, जो ऑलरेडी इतना बढ़िया था वो उसको और ज़्यादा ही बढ़िया कर रहे हैं। बट अगेन यहाँ पे ट्रिपल एच की फिर लोग लेने लग गए कि भाई अरे क्या यार तुम कौन सी ब्लड लाइन की बात करो, कि फनी तो है भाई ब्लड लाइन में फिर ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस का उस तरीके से लॉजिक तो नहीं लग रहा, क्योंकि उनकी पुरानी इतना कुछ कहानी थी नहीं। बट वही है भाई, रोमन और सेथ तो देख रहे हैं ना एक साथ टीम में, तो ठीक है इलॉजिकल तो है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोई पॉलिटिकल चीज़ थोड़ी है कि हमेशा चीज़ें सही ही होनी चाहिए वरना हम दंगे कर लेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने स्मैकडाउन के ग्राफिक को भी अपडेट किया है, और अपडेट कुछ ऐसा किया है कि रोमन रेंस की जो एक बहुत तगड़ी पोजीशन थी उस ग्राफिक में अब वो हट चुकी है। यहाँ पे आप सोलो सिकोवा को देख सकते हो, और मैंने आपको ये भी बोला था कि ऐसा पॉसिबल है कि ड्राफ्ट हो जाए नेटफ्लिक्स पे मूव से पहले, या ड्राफ्ट ना भी हो तो सिंपली वो रोमन रेंस को एक्सक्लूसिव बना दे मंडे नाइट रॉ का। तो क्या यहाँ से हमको इस चीज़ का हिंट मिल रहा है? और अगर ये चीज़ हो रही है तो क्या हमको ये भी ऑब्वियस लग रहा है कि रेसलमेनिया 41 में रॉक और रोमन रेंस किसी एक प्रोग्राम में इन्वॉल्व होंगे? अब वो डायरेक्शन लग रही है शायद एक सिंगल्स मैच की, इस वजह से क्योंकि नेटफ्लिक्स पर तो चाहिए ही रॉक, और अब रोमन रेंस को भी मंडे नाइट रॉ पर लेके जा रहे हैं, आगे रेसलमेनिया है तो फिर शायद एक सिंगल्स मैच की तरफ बढ़ सकता है। तो कुछ तो ये हिंट कर रहा है, बाकी अभी देखते हैं धीरे धीरे कैसे प्रोग्रेस करता है। ये होने तो बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड वाला वैसे अब से लेके अगले साल तक का, क्योंकि वहां पे जो मूव्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि रोड टू रेसलमेनिया एग्जैक्टली कैसा चलेगा। यार इस चीज को देख के ना दिल सा टूट गया मेरा। ये पहले तो आपको मैं ट्वीट दिखाता हूँ फाइटफुल का, जहां पे वो कर्ट एंगल की स्टेटमेंट बताते हैं कि कैसे कर्ट एंगल को कितना बुरा लगा है क्योंकि बैरन कॉर्बिन रिलीज हो गया। तो वो कहते हैं कि अब बैरन कॉर्बिन को रिलीज कर दिया और मेरा आखिरी मैच बैरन कॉर्बिन से था और मैं बैरन कॉर्बिन से हारा था, तो ऐसा लग रहा है कि इट वाज फॉर नथिंग। क्योंकि अब बैरन कॉर्बिन ही कंपनी में नहीं है तो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी उसको उतनी वैल्यू ही नहीं करती। और भाई इस पे ना बैरन कॉर्बिन ने रिप्लाई भी किया इस ट्वीट पे, और वो यहाँ पे बताते हैं कि कैसे उनको भी वो सही नहीं लग रहा, मतलब वो चाहते थे कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने, और वो यहाँ पे अप्रिशिएट भी करते हैं कि कर्ट एंगल ने उनके लिए जो भी कुछ किया, बट इसको वो और ज़्यादा बड़ा बना सकते थे, ऐसा बैरन कॉर्बिन का कहना है। तो ये अच्छा नहीं लगा भाई। एक टाइम मुझे याद है बैरन कॉर्बिन को कैसे लोग इतना ज़्यादा हेट करते थे, मतलब लिटरली लोग डिफरेंस भी नहीं समझते थे कि उसका ऑन स्क्रीन कैरेक्टर क्या है और रियल लाइफ में वो कैसा है। काफ़ी सारी चीज़ें देखी वैसे बैरन कॉर्बिन ने, लेकिन एंडिंग सैड है। अगर एक सुपरस्टार में अपनी कुछ लिस्ट बनाऊंगा टॉप 5 या 10 की जिसमें वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू में देखना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली वो एक नाम बैरन कॉर्बिन तो है। एक सवाल इस समय आपके दिमाग में होगा डेफिनेटली, लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात भी कर रहे हैं कि भाई कोडी रोड्स का चक्कर क्या है सर्वाइवर सीरीज का, वो तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, तुमने रैंडी ऑर्टन को साइड लगा दिया, केविन ओवेंस के साथ मैच बना नहीं रहे, तो डब्ल्यूडब्ल्यू किस तरीके से अब देख रही है? क्योंकि ओरिजिनली अभी ये बात भी सामने आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान था कि कोडी रोड्स होंगे रोमन रेंस की सर्वाइवर सीरीज वाली वॉर गेम्स वाली टीम का पार्ट, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि उस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू इस तरफ जा नहीं रही है। तो करंटली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कोडी रोड्स के लिए कोई प्लान ही नहीं है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता भाई, वो तुम्हारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, तुम्हारे पास कोई प्लान ही नहीं है उस बंदे के लिए। अभी डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करेगी? मुझे लगता है फिर वो केविन ओवेंस वाली डायरेक्शन की तरफ ही जाना एक उचित यहाँ पे डिसीजन रहेगा, उचित निर्णय रहेगा, क्योंकि फिर तुम केविन ओवेंस को भी सीन से कितना ही आउट रखोगे, कितना ही दिखा दोगे तुम कि भाई ये बंदा हमारे काबू में नहीं है। लड़ना तो उसको डब्ल्यूडब्ल्यू के रिंग में आके ही, और ऐसा एक स्टोरी लाइन ही तो अभी पता नहीं लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा बरस रहे हैं इस समय इन जनरल डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर, कि ट्रिपल एच के ऊपर भी भाई की क्या कर रहे हो और कोडी रोड्स के साथ क्या होना चाहिए और क्या चल रहा है एज चैंपियन। तो अब मुझे बता दो कोई बंदा अगर ये कह रहा हो कि कोडी रोड्स ने तो बहुत कुछ कमाल का काम कर दिया, उसमें अब ये नहीं डालना टेक कि भाई ऐसी बुकिंग नहीं हुई, इसकी गलती थी। भाई हम तो फिर सब एक बंदे को ही देखेंगे ना कि वो क्या कर रहा है, और एज चैंपियन तो भाई फिर क्या ही बोले कोडी के बारे में। एक जगह और दिल टूटा है लोगों का, मतलब दिल टूटने के लिए बहुत सारी चीजें बना दी एक ही मंडे नाइट ड्रॉ के शो से ट्रिपल एच ने, और वो है डेमन प्रीस्ट और गुंथर का मैच सर्वाइवर सीरीज के लिए ऑफिशियल हो गया। कहां कहानियां चल रही थी कि भाई गुंथर और सीएम पंक का मैच होगा, जनरेशनल मैच, जनरेशनल फ्यूड होने वाली है, सीएम पंक उस वर्ल्ड टाइटल को चेस करेगा, शायद वो उस टाइटल को जीत भी जाएगा, उसके बाद वही उसको रेसलमेनिया में लेके जाएगा। लेकिन सर्वाइवर सीरीज के लिए तो गुंथर और डेमन प्रीस्ट का मैच ऑफिशियल हो चुका है। इसका मतलब कि अब सिंपल तो सीएम पंक तो सीन से बाहर हो चुके हैं, बट अब सीएम पंक का होने क्या वाला है? तो भाई देखो रेसल वोट्स ने, जो कि बहुत रिलायबल सोर्स है, हाँ डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान्स में चेंजेस ना करे, तो उन्होंने तो ये बात कंफर्म करी है कि डेफिनेटली शेड्यूल्ड हैं सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज के लिए, यानी डब्ल्यूडब्ल्यू सर्वाइवर सीरीज में उनको किसी तरीके से यूज तो करने ही वाली है। एंड अगर वो किसी तरीके से यूज करने वाले तो होस्ट की तरह तो होगा नहीं, रेफरी बन के तो होगा नहीं भाई, एक मैच या फिर एक किसी फ्यूड
मूड में ही WWE डालने वाली है। अभी दिमाग वैसे चल नहीं रहा, सही बताऊं, एक लॉजिकल तरीके से देखेगी कौन सी ऐसी कहानी अधूरी रह गई है जो कि सीएम पंक अब शुरू कर सकते हैं सर्वाइवर सीरीज के लिए। कुछ ऐसा लग रहा है फ्रेश WWE शुरू करने वाली है उनके साथ। आपके दिमाग में है कोई आइडिया कि क्या लगता है सीएम पंक का किससे हो सकता है मैच सर्वाइवर सीरीज में, जो कि इंटरेस्ट भी दिलाए फैंस को, ऐसा नहीं किसी को भी उठा के भिड़वा दिया तुमने, अकीरा टोजावा दे दिया। अबे ये तो कुछ नया ही पता चला सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बारे में। ये आपको पता है दिसंबर में होने वाला है। कंफ्यूजन इसको लेके शुरू से ही था कि नॉर्मल इवेंट है, लाइव इवेंट है, प्रीमियम लाइव इवेंट है, लेकिन अब WWE इसको प्रीमियम लाइव इवेंट की तरह बिल्ड कर रही है। अब रिपोर्ट ये आई है कि भाई ऐसे 5 इवेंट होने वाले हैं WWE के, सिर्फ एक सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट नहीं बल्कि 5 शोज होंगे। और ये 5 शोज कब तक होंगे? 2025 के एंड तक, मतलब अभी पूरे 1 साल के पीरियड में WWE बहुत सारे शोज करवाने वाली है। और रेसलमेनिया से पहले रेसलमेनिया को बिल्ड करने के लिए एलिमिनेशन चेंबर के आसपास इस टाइम पे WWE सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को प्लान कर रही है। तो आप इसे कह सकते हो अब तो ये डेफिनेटली यही साउंड कर रहा है कि लाइव इवेंट का वर्जन तो प्रीमियम लाइव इवेंट तो अलग ही चीज़ है, लेकिन सही में वो लाइव इवेंट का थोड़ा बिगर वर्जन, जैसे कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन के शोज होते हैं उसको प्रीमियम लाइव इवेंट थोड़ी बोलते हैं। तो उस तरीके से भी WWE इसको देखने वाली है। अभी तो ये भी नहीं पता इसको दिखा कहाँ रहे हैं, टीवी पे आएगा, क्या करेंगे, ये हमारे लिए देखने के लिए अवेलेबल होगा, मतलब किस तरीके से WWE दिखा रही है इसको, क्योंकि फिर बहुत सारे चक्कर रहता है ना किसके बाद ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ दिखेगा। ऑब्वियसली इसको प्रोड्यूस तो ये करने ही वाले हैं अपने कैमराज के साथ में, लेकिन किस तरीके से दिखाएंगे। और फिर अब तो यही पता चल रहा है कि बहुत बड़े बड़े मैचेस हो सकते हैं यहाँ पे, तो फिर उस हिसाब से अभी 5 शोज और होने 2025 तक। ट्विटर पर ये एक यूजर है जिनकी तरफ से काफी इंटरेस्टिंग थ्योरीज आती हैं, और भाई इन्होंने उस चीज के बारे में डिस्कस किया है कि रॉक वो जो 1, 2 और वो जो 3 आके करके गए थे, शायद उसका मतलब इन्होंने ढूंढ के निकाल लिया। देखो इतना ज्यादा मुझे लग नहीं रहा है कुछ रियल है, लेकिन इंटरेस्टिंग जरूर है, इसलिए शेयर कर रहा हूँ। ये बताते हैं कि इसका मतलब है रॉक के 3 फिंगर्स का ये 3 स्ट्राइक्स हैं, कि तीसरी स्ट्राइक पर फिर सब कुछ खत्म है। जैसे यूट्यूब में भी होता है 3 स्ट्राइक पड़ गई तो फिर चैनल खत्म, तो वैसे ही रॉक कह रहे हैं कि 3 स्ट्राइक अब मेरी तरफ से भी आएंगी। पहली चीज, रोमन टाइटल हार गया, ब्लड लाइन से वो चला गया। दूसरी चीज, अब वो कोडी रोड्स के साथ उसने टीम अप कर लिया था बैड ब्लड में। और अब तीसरी जो आखिरी गलती रोमन रेंज करने जा रहा है वो है अब वो सेथ रॉलिंस के साथ भी उतर आएगा। और सोच रहे हो क्या सीन बैठ गया है, रोमन के साथ रॉक ने टीम अप किया था अगेंस्ट जाने के लिए कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस, और अब ऐसा बावरा हो गया रोमन रेंज कि वो इन दोनों के साथ ही टीम बनाने बैठा है और एक के साथ अब टीम बनाने जा रहा। तो सोचो ऑब्वियसली रॉक इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करेगा। फिर अगेन ये रेसलमेनिया 41 की रोमन रेंज और रॉक के सिंगल्स मैच की तरफ जाता है। इसको भी हमने अभी ये जो भी पॉडकास्ट आज ही डाला उस पर भी डिटेल में कवर किया, तो आप और जाके सुन सकते हो। तो शायद ये एक पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है जिस तरीके से WWE देखे। एक्चुअल में लगता नहीं है मुझे, लेकिन लगा जरूर कि हाँ भाई ऐसा दिमाग WWE को मुझे लग रहा है थोड़ा लगाना चाहिए, तो थोड़ा भला हो जाएगा उनका। आज की फाइनल स्टोरी भाई थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, अपना ओपिनियन आप इसके ऊपर जरूर देना। कहीं ना कहीं मुझे इसमें रियलिटी भी लग रही है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। विंस रूसो जो कि WWE के फॉर्मर हेड राइटर रह चुके हैं, उन्होंने बोला कि अगर तुम जॉन सीना कैलिबर के सुपरस्टार नहीं हो, अगर तुम रॉक के कैलिबर के सुपरस्टार नहीं हो, तुम ट्रिपल एच जैसे नहीं हो, तो इस कंपनी के अंदर 10 साल से ज्यादा टिकने का तुम्हारा कोई सेंस बनता नहीं है। उन्होंने लपेट लिया शेमस को, उन्होंने लपेट लिया मिज को, उन्होंने लपेट लिया न्यू डे को। कहते हैं अब ये बंदे जीरो चीज लेके आते हैं, दे ब्रिंग जीरो टू द शो, मतलब कि अब तुम्हारी उतनी ज्यादा वो जरूरत नहीं है शो में। अब देखो इन्होंने नाम शेमस मिज के ले लिया तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट होऊंगा, मतलब डिसएग्री करूंगा, लेकिन एक्चुअल में बात सही है भाई। कुछ ही सुपरस्टार ऐसे होते हैं जो कि 10 से ज्यादा साल बाद भी टिक पाते हैं। फिर इतना ऐसा नहीं है, लोग हमेशा नॉस्टैल्जिया में जिएंगे। और इसीलिए आप देखते हो फिर कार्लिटो वापस भी आए तो एज कार्लिटो, मतलब फनी कैरेक्टर, चलो उनको तो यूनिक मिल गया, लेकिन वैसे आप देखो पुराने किन सुपरस्टार से लोग ज्यादा रिलेट करते हैं, लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए। तो भाई शेमस और मिज ये तो मुझे लग रहा है ठीक है। न्यू डे को लेकर मैं सोचता हूँ कि हाँ भाई और कितना, लेकिन फिर अगेन वो 3 वाले बंदे जब दोबारा आएंगे मैं उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ। तो कुछ ना कुछ रियलिटी तो है कहीं ना कहीं, तो दिमाग में मेरे लग रही है। बाकी आप बताओ इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है। पॉडकास्ट का लिंक आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी, आप जाके उसे देख सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।